तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ईएसआई एक्ट को, फिर हम आपको चैप्टर्स बताते हैं। तो एक प्रोफेसर बीपी अदरकर साहब हुआ करते थे। 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या थी? ब्रिटिश इंडिया थी। तो जो भी ब्रिटिश इंडिया थी उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान था, तो 1943 में प्रोफेसर बीपी अदरकर साहब के चेयरमैनशिप में एक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए कहा गया। एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। किस चीज पर? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए पीबी अदरकर साहब को अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। प्रोफेसर बीपी अदरकर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक बनानी है और इस पर आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कब बताया गया? 1943 में। प्रोफेसर अदरकर साहब जो थे इसको बहुत ही सिंसियरली लिए और विद इन 1 ईयर 1944 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी वाज रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पर रिपोर्ट तैयार हो गया। 43 में अपॉइंट किए गए और 44 में साहब ने अपना रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। इट वाज सबमिटेड टू ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस। It was submitted to tripartite labor conference, which was headed by Professor B.P. अदरकर। एक स्कॉलर भी थे और निश्चित रूप से बियॉन्ड एनी डाउट ही वाज विजनरी। सब कुछ समझ करके, सब कुछ देख करके उन्होंने तब हेल्थ इंश्योरेंस पर रिपोर्ट तैयार किया था। तो प्रोफेसर बीपी अदरकर साहब जिनको फुल नेम जिनका फुल नेम है भालचंद्र पुंडलिक अदरकर। तो भालचंद्र पुंडलिक अदरकर साहब जो है उनका जो रिपोर्ट है, इट वाज फोर रनर टू इंडिया सोशल सिक्योरिटी स्कीम। भारत में सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं बनी उनका फर्स्ट गाइड अगर कहें तो अदरकर साहब का रिपोर्ट था। वो रिपोर्ट जो 1944 में उन्होंने सबमिट किया था। तो ईएसआई का भी विनिर्माण, ईएसआई का भी इनेक्टमेंट उसी के बेसिस पे हुआ है। ईएसआई एक्ट भी 1948 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो इनेक्ट हुआ, उसका भी बेसिस प्रोफेसर बीपी अदरकर का ही रिपोर्ट है। राइट? किस चीज का रिपोर्ट था? हेल्थ इंश्योरेंस का रिपोर्ट था। यही कारण है क्योंकि ये रिपोर्ट जो था हेल्थ इंश्योरेंस का था। ईएसआई जो बनी वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड बनी। यही कारण है ईएसआईसी के जो फर्स्ट डीजी थे, ईएसआई के फर्स्ट डीजी डॉक्टर सीएल काटियाल जो थे वो मेडिकल प्रोफेशन के थे, डॉक्टर थे वो, इंडियन डॉक्टर फ्रॉम लंदन। एंड डॉक्टर सीएल काटियाल an Indian doctor from London became the first Director General of ESIC in 1948. क्लियर? दो चीजें हमें ध्यान रखना है। प्रोफेसर बीपी अदरकर साहब का रिपोर्ट बना। रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके बेसिस पे ईएसआई एक्ट को इनेक्ट किया गया और ईएसआईसी के फर्स्ट डीजी जो थे वो डॉक्टर सीएल कातियाल थे, डॉक्टर साहब थे। अभी आईएएस अफसर हो रहे डीजी, पहले डॉक्टर को ही ईएसआई का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो ईएसआई एक्ट जो बना, ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्कीम बनाया गया इंडियन वर्कर्स के लिए। कैसा? सेल्फ फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत से हेल्थ स्कीम है जनरल पब्लिक के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास हेल्थ स्कीम है जनरल पब्लिक के लिए। उसमें गवर्नमेंट का अपना ग्रांट होता है, गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग होती है। ये अपने तरह का एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसमें इसको सेल्फ फाइनेंसिंग बनाया गया। देखिए, जब भी सोशल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसके दो कैटेगरी हो जाती है, सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। सोशल सिक्योरिटी का जब भी नाम आएगा तो सोशल सिक्योरिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। सोशल असिस्टेंस जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो गवर्नमेंट, जैसे वृद्धा पेंशन गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन लोगों को देती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बदले में भी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट पैसे देती है, वो सोशल असिस्टेंस है। उसमें जो भी प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया उसको आपने पूरा किया, गवर्नमेंट यू विल पे विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। ये सोशल असिस्टेंस हुआ। जब सोशल इंश्योरेंस की बात आएगी तो निश्चित रूप से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, और ये जो स्कीम बनाया गया वो इंश्योरेंस बनाया गया, स्टेट इंश्योरेंस बनाया गया, इसलिए इसमें कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि कंट्रीब्यूशन है तो पहले ये कंफ्यूजन था, कुछ कंट्रीब्यूशन अपना कॉरपोरेशन का रहेगा और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ गवर्नमेंट देगी। बाद में ये तय हुआ कि ये कंट्रीब्यूशन ही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होगा, तो इसलिए इसको सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनाया गया। किसके लिए? फॉर इंडियन वर्कर। सीधी सीधी बात है, राइट? तो इट इज ए सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो ये फंड कौन मैनेज करते हैं भाई? ये जब सेल्फ फाइनेंसिंग है तो इसका मतलब कि फंड को जनरेट करना होता होगा, फंड को मैनेज करना होता होगा। ये मैनेज होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एक कॉरपोरेशन बॉडी होती है, उस बॉडी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और वो बॉडी कौन होगी, उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, उसका टेनर कैसा होगा, उसकी सीटिंग कैसी होगी, ये सब ईएसआई एक्ट में मेंशन किया हुआ है। तो ईएसआई क्या है? सेल्फ फाइनेंसिंग ऑटोनॉमस बॉडी है। इसकी छुट्टी इसलिए है क्योंकि इट है इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम अ स्टैट्यूट नेम्ड ईएसआई एक्ट। जो ईएसआईसी है, ईएसआईसी हैज इमर्ज्ड out of an enactment, out of an statute which is known as ESI Act 1948। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। कोई डाउट? कोई नहीं डाउट। जानते हैं क्या हुआ? ईएसआई एक्ट पास होने के बाद से बहुत से एक्ट पास हुए, धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी का दायरा जो है बढ़ाया जाने लगा। ईएसआई एक्ट पास होने से पहले एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ईएसआई एक्ट पास होने के बाद एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पास किया गया। कालांतर में इन दोनों को ईएसआई एक्ट में मर्ज कर दिया गया और एम्प्लॉयर को इस लायबिलिटी से मुक्त कर दिया गया। मैं बेनिफिट को मर्ज करने की बात कर रहा हूँ, एक्ट को नहीं। एक्ट ऑलरेडी अभी भी है, ये दोनों एक्ट अभी भी हैं, लेकिन चूंकि इससे अच्छा बेनिफिट ईएसआई एक्ट में मिलता है इसलिए एम्प्लॉयर को इन दोनों एक्ट से मुक्ति मिल गई, आजादी मिल गई। एम्प्लॉयर को सिर्फ इतना ही बताना है
कि आई एम कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट। तो जो एम्प्लॉयर ईएसआई एक्ट के अंदर कवर्ड है उसको मैटरनिटी बेनिफिट में क्या देना है, कितना देना है, कोई टेंशन नहीं, ये ईएसआई का काम है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या देना है, कितना देना है, कोई टेंशन नहीं, ये ईएसआईसी का काम। तो ईएसआईसी ने एम्प्लॉयर का जो एक बहुत बड़ा टेंशन था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इन दोनों की लायबिलिटी से एम्प्लॉयर को मुक्त कर दिया। ऐसा है ईएसआई एक्ट। ये है ईएसआई एक्ट का फर्स्ट पेज, ऐसा ही है ना। ईएसआई एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 1948 का है, इसलिए 1948 है। एक्ट का हर साल कुछ नंबरिंग होता है, तो ये जो है 1948 का ये 34 नंबर है। कितना नंबर है? 34 नंबर है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम इलिमिनेट भी तो नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर का क्या है, दो चार क्वेश्चन तो टफ देगा। हो सकता है वो पूछ ले कि इसमें से जो 1948 का जो एक्ट है, ये सही एक्ट, ये एक्ट नंबर कौन सा था, 24, 34, 44, 54। तो 34 एक्ट नंबर क्या है, ये 34। और क्या है, ये पब्लिश किस दिन हुआ, ये पब्लिश हुआ 19 अप्रैल 1948 को। 19 अप्रैल 1948 को ये इनेक्ट हो गया है, पब्लिश हो गया है। लागू कब हुआ, ईएसआई एक्ट लागू कब हुआ, इससे पहले वाले क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कम से कम ये आप लोगों के लिए तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईएसआई एक्ट कब लागू हुआ, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ईएसआई एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, जब भी कोई एक्ट इनेक्टमेंट होता है तो उसमें इसको मेंशन किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉय। क्या है, ये एक तरह का एक्ट है जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये जो एक्ट है एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसका सोल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रदान करना। वो किस किस फॉर्म में यहाँ पर है, सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, सम अदर मैटर्स, ये सब लिखा हुआ है। इसका मेन पर्पस है एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना। एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना मेन ऑब्जेक्ट है क्या, इसका सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, मेन नहीं है। मेन है एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना। इसलिए जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो, जहां कहीं भी डाउट आ रहा हो, लॉ को कुछ इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना है सो दैट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल सके। हमारा एक्ट एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि ये सेल्फ फंडिंग इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, तो एम्प्लॉयज को बेनिफिट हम तभी देंगे जब हमें फंड मिलेगा, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी मेजर है, तो निश्चित रूप से इसमें कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। अगर कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये डिटरमाइन करना कि हु इज एलिजिबल एंड हु इज नॉट एलिजिबल। इसलिए कंट्रीब्यूशन तो डिटरमाइन करना है। तो जहां कहीं भी एम्बिग्यूटी हो, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के फेवर में इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किया जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है, तो बेनिफिट क्या किस तरीके का होगा, सिकनेस बेनिफिट हो सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी बेनिफिट है, एंड टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स इन रिलेशन देयर टू, अदर मैटर।
और इस अदर मैटर्स में हमारे बाकी सब बेनिफिट आ जाते हैं। तो ये सारे अदर मैटर को देने के लिए, बेनिफिट एम्प्लॉयज को देने के लिए आपको क्या करना है? इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। इनको प्रदान करने के लिए ये एक बनाया जाता है। ऐसा पेज 1 में, ESI एक्ट के पेज 1 में ऐसा डिक्लेरेशन है और यहाँ से आपका चैप्टर 1 शुरू होता है। हाँ? हम इस सेशन में आपको पूरा चैप्टर लर्न कराने का प्रॉमिस कर चुके हैं ना? आइए बढ़ते हैं आगे। तब तक अब यहाँ तक आ गए हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो आप एज यूजुअल करते ही हैं। हाँ? और आप में से बहुत बुद्धिजीवी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल रहे हैं, आई डू एग्री।